बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड को डिस्कस करेंगे और इसी तरह ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड को डिस्कस करेंगे। चूंकि हम रिस्पायर कर रहे होते हैं यानी सांस ले रहे होते हैं, हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन जाता है और इसी तरह हमारे जिस्म से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड आता है। तो चूंकि हमारे जिस्म में का जो ऑक्सीजन होगा उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, दैट्स वाई ये हमारे जिस्म के अंदर आएगा। जब भी ऑक्सीजन लंग्स के अंदर आ जाता है तो इसने सारे जिस्म में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होंगी वो किस तरह होंगी, यानी ये 97 से 98% हीमोग्लोबिन के साथ ये बाइंड होगा ऑक्सीजन और इसी तरह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और इसी तरह 2 to 3% जो होगा वो डिजोल्व इन प्लाज्मा होगा, यानी ब्लड में प्लाज्मा भी पाया जाता है और इसी तरह हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। तो ये परसेंटेज जो थी ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हुई और इसी तरह 2 to 3% जो होगा वो ब्लड के प्लाज्मा के साथ क्या हुआ, डिजोल्व हुआ और इसी तरह ये जो ब्लड होगा इसको ट्रांसपोर्ट करेगा हमारे जिस्म के सारे सेल्स तक, जितने भी सेल्स होंगे ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। पहले ये जो हीमोग्लोबिन होगा ये यानी ये जो ऑक्सीजन होगा ये लंग से हमारे अर्थ में जाएगा और अर्थ से फिर ये सारे जिस्म के सेल्स तक पहुंच जाएगा। अब पहले हीमोग्लोबिन को हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज दिस स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ये प्रोटीन्स पर, प्रोटीन्स के पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर मुश्तमिल होता है और इसी तरह 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं और इसी तरह 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं और इसी तरह एक हीमोग्लोबिन में फिर 4 हिम पाए जाते हैं। ये जो आपको जो ब्लू कलर आ रहा है दिस इज 1 अल्फा चेन एंड दिस इज अनदर अल्फा चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, और ये जो आपको कलर नजर आ रहा है दिस 1 बीटा चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड एंड दिस इज अनदर चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। और इसी तरह इनमें जो टोटल अमाइनो एसिड पाए जाएंगे एक हीमोग्लोबिन में दीज आर 574, ये 574 होंगे। अब इसी तरह एक इम के स्ट्रक्चर को अगर डिस्कस करें, ये हमारे पास इम है, इसी तरह इसको प्रोफायरिन भी कहा जाता है, जिसमें ये जो सारे आपको रिंग्स नजर आ रहे हैं इनका बेसिक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए आयरन दरमियान में और इसी तरह 4 जो नाइट्रोजन है वो इसकी इस तरफ है और इसी तरह जो नाइट्रोजन है ये रिंग के फॉर्म में है, यानी ये जो रिंग होगा दिस इज कॉल्ड पायरोल रिंग और इसी तरह एक प्रोफायरिन में इसी तरह 4 पायरोल रिंग्स पाए जाते हैं और इसी तरह आयरन जो है वो दरमियान में होता है और आयरन जो होगा वो फेरस के फॉर्म में होगा यानी Fe+2 होगा और ऑक्सीजन जो होगा वो इस फेरस के साथ यानी इस आयरन के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। तो इसी तरह एक O2 मॉलिक्यूल यहाँ पर कंबाइन होगा, एक O2 यहाँ पर, एक O2 यहाँ पर, एक O2 यहाँ पर, यानी एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 O2 मॉलिक्यूल को क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है इन ब्लड टू आवर टिश्यूज और आवर सेल्स। यहाँ पर इस रिंग को अगर देखा जाए ये मैंने एक बेसिक रिंग बनाया हुआ है। इसी तरह इस रिंग के साइडों पर कुछ और ग्रुप यानी जिस तरह अल्काइल ग्रुप्स हो गए और इसी तरह और ग्रुप्स हो गए ये भी अटैच होती है, चूंकि ये बेसिक रिंग है दैट्स वाई ये मैंने सिर्फ बनाया हुआ है समझने के लिए। इम के बाद फिर हम चेक करते हैं कि अब जिस तरह मैंने डिस्कस किया कि जब भी 4 ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाए तो इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे और इसी तरह जो ऑक्सीजन है ये लंग से निकलता है और फिर इसी तरह पल्मोनरी कैपिलरीज में आता है। पल्मोनरी कैपिलरी में फिर ये जो हीमोग्लोबिन है ये आरबीसी में पाया जाता है। फिर ये जो 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ये पल्मोनरी कैपिलरी में इस हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाते हैं, फिर ये अर्थ में चले जाते हैं और फिर इसी तरह सारे जिस्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। फिर इसी तरह ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या होना है, इसने सारे जिस्म के सेल्स से आना है और इसी तरह लंग्स में चले जाना है। तो किस तरह ये जाएगा, इज अ बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में जा सकता है, यानी 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा वो एज अ बाइकार्बोनेट आयंस ट्रांसपोर्ट होगा। इसी तरह इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी ये हीमोग्लोबिन के प्रोटीन पार्ट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगा। प्रोटीन चूंकि अमाइनो एसिड उसमें पाए जाते हैं तो ये अमाइनो एसिड्स के साथ रिएक्शन करेगा और ये 23% इसका एज अ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होगा वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगा। और इसी तरह जो 7% है कार्बन डाइऑक्साइड का वो प्लाज्मा प्रोटीन यानी ये जो हमारे प्लाज्मा है चूंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा डिजोल्व करता है तो ये प्लाज्मा में डिजोल्व होगा और इसी तरह इसको फिर ट्रांसपोर्ट करेगा। यानी प्लाज्मा में, या हम यूं भी कह सकते हैं कि प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं वो 7% CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है इन ब्लड।
कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करेगा, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि लंग्स में ट्रांसपोर्ट करेगा, चूंकि लंग्स में CO2 की कंसंट्रेशन कम है और जिस्म के सेल्स में ज़्यादा है, दैट्स वाई CO2 जो होगा वो जिस्म के सेल से फिर लंग्स की तरफ आ जाएगा। अब हम ये जो हमने डिस्कस किया हुआ है, हमने जो ये डायग्राम ड्रा किया हुआ है, दैट इज बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास ये हमारे सेल्स है, सेल से क्या होंगे, CO2 निकलेंगे और इसी तरह इन सेल्स को फिर कैपिलरीज ने घेरा हुआ होता है और ये जो कैपिलरीज होंगी दीज आर सिस्टमेटिक कैपिलरीज। ये जो CO2 होगा ये कैपिलरी के अंदर आएगा, कैपिलरी के अंदर ब्लड पाया जाता है और इसी तरह ब्लड जो ये प्लाज्मा पर मुश्तमिल है, RBCs पर मुश्तमिल है, इसी तरह प्लेटलेट्स पर मुश्तमिल है और इरिथ्रोसाइट्स पर मुश्तमिल है। तो अब प्लाज्मा और RBCs को डिस्कस करेंगे। CO2 जब भी RBC के अंदर आ जाएगा तो CO2 जो होगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसके वाल से कैपिलरीज के वाल से डिफ्यूज हुआ अंदर आया, फिर ये RBC के अंदर आएगा और ये H2O के साथ रिएक्शन करेगा और इसी तरह कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। और जो एंजाइम होगा दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। ये जो कार्बोनिक एसिड होगा इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी इनसाइड RBC और इसी तरह बाइकार्बोनेट आयंस बनेंगे और हाइड्रोजन आयंस बनेंगे। हाइड्रोजन आयन जो होंगे वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएंगे और इसी तरह जो बाइकार्बोनेट आयन होंगे ये प्लाज्मा के अंदर आ जाएंगे, यानी RBC को छोड़ देंगे, इससे बाहर चले आएंगे। चूंकि माइनस आयन जो है वो बाहर आए हुए है, दैट्स वाई जो क्लोराइड आयंस होंगे वो अंदर चले जाएंगे RBC के, ताकि आयंस क्या हो जाए वो एक दूसरे को बैलेंस कर सके। अब ये जो ब्लड होगा ये ट्रांसपोर्ट होगा, पहले ये अर्थ तक जाएगा जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया, फिर अर्थ से ये वेन इसको क्या करेगा, ये अर्थ तक ले जाएगा और इसी तरह फिर अर्थ के बाद इसने क्या होना है, इसने लंग्स में जाना है। लंग्स में हम लोगों ने इसका एक सिंगुलर फंक्शनल यूनिट बनाया हुआ है, दैट इज एल्वियलस। एल्वियलस के पास जाएगा जो लंग्स के अंदर मौजूद है। तो इसको जो आर्टरी होगी दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है आपने याद रखना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स तक। तो दैट इज कैपिलरी, यानी ये अभी जो ब्लड है वो लंग्स की बिल्कुल लंग्स के पास चला गया है। लंग्स में चूंकि हमने कहा कि इसका फंक्शनल यूनिट एल्वियलस है, तो एल्विलाई को या एल्वियलस को कैपिलरीज ने घेरा हुआ होता है और इन कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह बनेगा इसको डिस्कस करते हैं। बाइकार्बोनेट आयन जो कि यहाँ पर बाहर निकले हुए थे, ये बाइकार्बोनेट आयंस जब एल्वियलस के नजदीक जब ये कैपिलरी पहुंच जाएगी तो ये RBC के अंदर वापस चला जाएगा। अब ये बाइकार्बोनेट आयन जो था ये प्लाज्मा के अंदर था, जब यहाँ पर लंग्स के नजदीक पहुंचा तो ये वापस RBC के अंदर चला जाएगा और इसी तरह हीमोग्लोबिन जो होगा वो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को वापस खारिज करेगा और ये वापस आपस में रिएक्शन करेंगे और इसी तरह कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। कार्बोनिक एसिड विद द हेल्प ऑफ दैट एंजाइम जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है इसकी मदद से वापस इसकी ब्रेकडाउन होगी और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा एंड जो CO2 होगा वो वापस डिफ्यूज हो जाएगा लंग्स के अंदर या एल्वियलस के अंदर और या एल्विलाई के अंदर। एल्विलाई जो है वो एल्वियलस के प्लूरल है, तो इनके अंदर ये डिफ्यूज होगा, इनमें चला जाएगा और फिर इसी तरह जिस्म के बाहर निकल जाएगा। जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अर्थ से यानी जिसमें CO2 पाया जाता है उसको लंग्स तक पहुंचाता है और इसी तरह जो पल्मोनरी वेन होगा ये लंग्स से ऑक्सीजन को अर्थ तक पहुंचा देता है। दीज आर टू कंसेप्ट्स, ये आपने याद रखने हैं और इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।